नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CP स्टडी ग्रुप पर आज हम आपको बताने वाले हैं रूस की क्रांति। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस की क्रांति कब हुई थी और इसे अक्टूबर की क्रांति क्यों कहा जाता है तथा इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आज आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी खास एपिसोड रूस की क्रांति। क्रांति किसी भी देश में हो, उसका महत्व विश्वव्यापी होता है। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुई थी, पर सारी दुनिया के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गई। रूस की क्रांति तो सामान्य मनुष्य के हित में ही हुई थी और उसका परिप्रेक्ष्य भी सीमित नहीं था। समाज का आमूल परिवर्तन उसका लक्ष्य था। दुनिया के इतिहास को उसने एक सर्वथा नया मोड़ दिया। ठीक है, दुनिया के इतिहास को उसने एक सर्वथा नया मोड़ दिया। नीति जीने की जो आशा है, आज जो बोलते हैं उसको सराहना देना, वह रूस की क्रांति ने किया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, मध्ययुगीन सामंती और स्वेच्छाचारी जारों द्वारा शासित रूस में अभी औद्योगिकीकरण का प्रारंभ ही हुआ था। जापान जैसे छोटे देश से वह पराजित हो गया था। प्रथम महायुद्ध में आकांक्षा लिप्त था और ऐसे देश में फरवरी 1970 को जब जार का तख्ता पलटा गया तो लोग चौंक पड़े थे। रूस में पहली क्रांति के बाद गठित उदारवादी सरकार की स्थापना से पश्चिम देश आश्वस्त हो गए थे कि रूस में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जो उनके हित में ना हो। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब अक्टूबर में दूसरी क्रांति हुई और लेनिन के नेतृत्व में वहाँ जनता सत्ता में आ गई, तो यह निश्चित हो गया कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है और इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। कहने का अर्थ है, जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस जैसे देश युद्ध से छोड़कर भागने में मजबूर हो गए, तो वह इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह युद्ध बहुत भारी होने वाला है और पूरा विश्व प्रभावित हो जाएगा। संयोग से सारा विश्व उस समय जर्मन गुट के विरोध युद्ध में व्यस्त थे। ठीक है, और क्रांति को अपनी जड़ें मजबूत करने का अवसर मिल गया। बाहरी हस्तक्षेप, आंतरिक विरोध, गृह युद्ध, अकाल और आर्थिक संकट आदि के बावजूद कुछ ही वर्षों में रूस सोवियत सरकार भली भांति स्थापित हो गई और न केवल रूस से शोषण और असमानता पर आधारित समाज का अंत हो गया, वरना सारी दुनिया के सारी संत्रस्त लोगों को रूस में आशा की किरण दिखाई देने लगी। भारत के भी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता जवाहरलाल नेहरू को भारत के उज्जवल भविष्य में फिर से विश्वास हो गया। ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति को भली भांति समझने के लिए क्रांति की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें क्रांति के बीज पनप रहे थे। ठीक है, जिसमें क्रांति के बीज पनप रहे थे, माने कि दिखाई पड़ रहे थे, झलक रहे थे। रूस यूरोप के सबसे पिछड़े देश में था। रूस जो था वो यूरोप के सबसे पिछड़े देश में था। वहाँ एशियाई प्रवृत्तियों से समाज ग्रस्त था। यूरोप में रूसी लोगों को तातार प्रभाव के कारण बर्बर समझा जाता था। मॉस्कोविया की छोटी सी रियासत पर जब से रोमानव वंश का शासन हुआ, स्थिति बदलनी शुरू हुई थी। ठीक है, यद्यपि सामंती प्रथा और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के चंगुल में फंसा रूसी समाज विकास से बहुत दूर था, लेकिन उसका सैनिक संगठन बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले 17वीं शताब्दी के अंत में पीटर ने रूस का जो था ना महानता की ओर अग्रसर किया। उसने तुर्की और स्वीडन को
परास्त कर रूस की सीमाएं दक्षिण में काला सागर और पूरब में बाल्टिक सागर तक बढ़ाए। ठीक, पहले तुर्की और स्वीडन को परास्त कर रूस की सीमाएं कहाँ तक बढ़ाए? दक्षिण में काला सागर और पूरब में बाल्टिक सागर तक बढ़ाए। सागर तट के लिए प्यासी रूस की तृप्ति विस्तार में थी और उसका क्रम शुरू हो गया। साथ ही साथ पीटर ने छद्म में पश्चिम यूरोप की आतरफ कर स्वयं आधुनिकता और प्रगति के तरीके समझे। ठीक है, लौटकर उसने चर्च के पैट्रियार्क को अपदस्थ किया और शासन पूरी तरह अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। उसने रूस का पश्चिमीकरण शुरू किया। बाल्टिक तट पर सेंट पीटर्सबर्ग नामक नई राजधानी, रूस की जो राजधानी थी कहाँ थी? सेंट पीटर्सबर्ग नामक नई राजधानी, आधुनिक लेनिनग्राद वसाई और लोगों के वस्त्र आभूषण से लेकर आचार व्यवहार तक बड़ी कठोरता के साथ पश्चिम तौर तरीके अपनाने के नियम बनाए। उसके अपने एकमात्र पुत्र ने जब अवरोध पैदा करना चाहा तो उससे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि जो शासक था उसके पुत्र ही जब उसका विरोध किया तो उसको जान से बहाना पड़ा, यानी कि उसको मार दिया गया। मरने से पहले अपने देश को महानता के मार्ग पर अग्रसर कर पीटर स्वयं महान कहलाने लगा था। ठीक है, अपने पुत्र को मारने से पहले और मरने के बाद वह देश को महानता के मार्ग पर अग्रसर कर पीटर स्वयं महान कहलाने लगा था। पीटर महान के बाद रूस अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, लेकिन शीघ्र ही कैथरीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने पति जार की हत्या से लेकर पड़ोसियों के राज्यों को हड़प लेने तक उसने बिना किसी नैतिकता की परवाह किए अपने शासन काल में रूस की विस्तार करती रही। उसने पोलैंड का 3 बार विभाजन करवाया और अंतिम विभाजन के बाद तो पोलैंड यूरोप के नक्शे से विलीन हो ही गया। दक्षिण में उसने काला सागर तट की जमीन तुर्की से छीन ली और आधुनिक रूस की सीमाएं बहुत कुछ निश्चित हो गई। उसने प्रबुद्धता का मखौटा जरूर लगाया। वोल्टेयर से मित्रता का स्वांग भी रखा, लेकिन हकीकत में रूस में एक स्वेच्छाकारी मध्ययुगीन व्यवस्था बनी रही। ठीक है, हकीकत में कहने का अर्थ है जो रियलिटी था वहाँ का, रूस में एक स्वेच्छाकारी मध्ययुगीन व्यवस्था बनी रही। फ्रांस की क्रांति का साफ अर्थ है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका सारे यूरोप पर असर पड़ा। ठीक है, सारे यूरोप पर असर पड़ा था, लेकिन रूस बचा रह गया। नेपोलियन की विजय वाहिनी मॉस्को तक पहुंची भी, लेकिन उसे परास्त होकर लौटना पड़ा। नेपोलियन की पराजय के संयोजन में जार अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रूसी सेनाएं फ्रांस तक पहुंची। वहां नए विचारों ने रूसी मस्तिष्क को प्रभावित भले ही किया हो, पर उनका रूसी शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेटरनिक युग में रूस में भी दमन होता रहा और परिवर्तन की हर आकांक्षा रौंदी जाती रही। इस काल में रूस बाल्कन पर ललचाई आंखों से देखने के लिए जाना जाता रहा। अलेक्जेंडर द्वितीय ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थोड़े सुधार किए। पहली बार रूस में भी अर्ध गुलाम लोगों को मुक्त किया गया, लेकिन समाज का मूल ढांचा परिवर्तित रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सारे यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ रहा था, अर्थतंत्र और उसी के अनुसार राजतंत्र बदल रहा था, लेकिन रूस में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा था। ऐसी रूढ़िवादी समाज का तहस नहस कर देने की बात करने वाला निहिलिज्म तुर्गनेव के साहित्य के माध्यम से फैल रहा था। ठीक दोस्तों, वस्की के उपन्यास निराशा फैला रहे थे। ठीक है,
लेकिन परिवर्तन के झोंकों को कौन रोक पाता, और वह भी कब तक, है ना। उत्तरी पश्चिमी रूस में उद्योग पनपने लगे थे और वहाँ मजदूरों का वर्ग संगठित होता जा रहा था। मजदूरों का संघ कहाँ? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी पश्चिमी रूस में, ठीक है। उद्योग पनपने लगे थे और वहाँ मजदूरों का वर्ग जो था ना, वह संगठित होता जा रहा था। राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और गुप्त संगठन बढ़ने लगे थे। आतंक के सहारे जार और उसके अधिकारियों का अंत करने की योजनाएं बनती थी और कुछ आतंकवादी क्रांतिकारी इधर उधर बम विस्फोटक करने लगे थे। उनको कठोरतम सजाएं देकर जार भी आतंकित करता, लेकिन राजनीतिक चेतना का विस्तार होने लगा था। 1905 में रूसी सेनाओं के जापान द्वारा परास्त हो जाने के बाद रूसी महानता का खोखलापन प्रत्यक्ष हो गया था। 1905 में ही पहली बार जार को रूस में एक प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? टियोजम, ठीक है, दियोमा बुलानी पड़ी। यह सभा स्थायी ना हो सकी और बार बार भंग की जाती रही। जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो रूस जर्मनी की चपेट में आ गया। विभिन्न रूस में भयानक आर्थिक संकट पैदा हो गया। रूसी भूमि पर जर्मन सेनाएं मौजूद थी। अब वैचारिक प्रभाव संगठित रूप से दबाव डाल रहा था। समाजवादी दल का नेता लेनिन निर्वासित था और वह संगठित रूप में दबाव डाल रहा था। 1917 में मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने दमन में साथ नहीं दिया। लेनिन ने विदेश से वापस आकर क्रांति को बागडोर संभाल ली और अक्टूबर क्रांति ने रूस को वास्तविक महानता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। इस ऐतिहासिक क्रांति के कारणों का विश्लेषण करने के लिए और विस्तार में जाना पड़ेगा, ठीक है। इस ऐतिहासिक क्रांति के कारणों को विश्लेषण जानने के लिए, अच्छी से जानने के लिए हमें और विस्तार जानना पड़ेगा। तो हम ले चलते हैं आपको इसकी अंदरूनी, जिससे आपको अनुभूति ना हो कि हम क्या पढ़ें। आपको पूरी तरह से नॉलेज देने की हमारी जिम्मा है। तो देखते रहिए हमारी इसी तरह से वीडियो। पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक जीवन का इस तरह विकास हुआ था कि राजा या विशिष्ट वर्ग की प्रभुत्वता तो बनी हुई थी, पर धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग शासन में भागीदार होते जा रहे थे। इंग्लैंड में संसद की परंपरा बहुत पुरानी थी। वहाँ जन प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा था और संसद की शक्ति बढ़ती जा रही थी। यूरोप में पहले प्रबुद्ध राजतंत्र ने जनता को थोड़ा संतुष्ट किया, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने उदार शासन व्यवस्था के लिए शासकों को मजबूर कर दिया, ठीक। मेटरनिक युग के प्रतिक्रियावादी दमन के बावजूद 1870 तक सभी देशों में प्रतिनिधि सभाओं का गठन हो चुका था। वहाँ मध्य वर्ग शासन में हिस्सा लेने लगा था। सुधारों का कार्यक्रम शुरू हो गया। बिस्मार्क जैसे कठोर प्रशासक को भी सुधारवादी नीति अपनानी पड़ी, लेकिन रूस में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जार को स्वेच्छाचारी निरंकुशता बनी हुई थी। वहाँ किसी भी तरह का प्रतिनिधि शासन नहीं था, ना तो स्थानीय स्तर पर और ना ही केंद्रीय स्तर पर। रूस में शासन अत्यंत कठोर भी था। लोगों को स्वतंत्र करने भर से स्थिति नहीं बदली थी। देश का बहुत बड़ा वर्ग भूमिहीन किसानों का था, जो पूरी तरह संत्रस्त था। कुछ सामंत परिवार बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपने क्षेत्र में मनमानी करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सारे यूरोप में ऐसे पर्चे बांटे जा रहे थे जिसमें जार को संबोधित करके उससे कहा गया था कि रूस के लोग पिछड़े हुए और त्रस्त हैं। उन्हें अब तक यह भुलावा रहा है कि सारी कठिनाइयों के बावजूद वे एक महान देश के वासी हैं।
रूस यूरोप की बड़ी शक्तियों में से है, ठीक है, लेकिन वह भ्रम भी टूट रहा है। अब यदि जार ने आगे बढ़कर अपनी प्रजा को गले से नहीं लगाया तो प्रजा स्वयं आगे बढ़ेगी। इतिहासकार मैकेंजी ने यह सिद्ध किया है कि इन पर्चों से साफ पता चलता है कि सुधारों की अनिवार्यता स्पष्ट होती जा रही थी, और अब यदि सुधार नहीं किए गए तो जनता विद्रोह कर सकती है। लेकिन रूस के जारों ने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जिससे जनता वास्तव में संतुष्ट होती। इस तरह रूस का राजनीतिक जीवन राजधानियों मॉस्को व सेंट पीटर्सबर्ग में बंद था, और सेना, पुलिस तथा जासूसों के बल पर जनता को खामोश रखा जाता था। राजनीति कहने का अर्थ है राजधानी का वातावरण बाइजेंटाइन साम्राज्य की तरह षड्यंत्रपूर्ण था। धीरे धीरे मध्य वर्ग का विकास हो रहा था और वह शासन में सहभागी होने के लिए ललायित हो रहा था। फ्रांस की क्रांति के पहले की स्थिति रूस में पैदा हो गई थी। फ्रांस की क्रांति के पहले रूस की स्थिति जो थी ना, जो फ्रांस की क्रांति के पहले की स्थिति रूस में पैदा हो गई। जिस तरह पर फ्रांस में क्रांति होने से पहले जो स्थितियाँ थी वो पैदा अब रूस में हो गई। आर्थिक रूप में कहने का अर्थ है आर्थिक रूप से रूस पूरी तरह खोखला हो चुका था। खोखला मतलब कि खाली हो चुका था। रूस यूरोप का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा देश हो चला था, लेकिन इतने बड़े देश का 20% भाग भी कृषि योग्य नहीं था। देश का उत्तरी भाग शीत कटिबंध में था, जहां वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ जमी रहती थी। उसके दक्षिण भाग में टैगा के सदाबहार घने जंगल थे। रूस के एशियाई भाग का अधिकांश या तो जंगल था या पथरीला। यूरोपीय रूस का मध्य और दक्षिणी हिस्सा ही कृषि योग्य था। वहाँ अधिकांश भूमि के मालिक सामंत थे, जिन्हें खेती में बहुत रुचि नहीं थी। अक्सर खेत खाली पड़े रह जाते थे। अनुपस्थिति जमींदार कृषि का बहुत बड़ा दुश्मन था। फिर भी जो पैदा होता था वह राज्य भूस्वामियों के पेट में चला जाता था, और किसान तथा खेतिहार मजदूर भूखा कंगाल ही रह जाता था। पश्चिमी यूरोप में नई फसलें उगाने और औद्योगिक फसलों की शुरुआत से स्थिति बेहतर हुई थी, लेकिन रूस में प्रयोग होते ही नहीं थे। कहने का अर्थ है अगर कोशिश किया जाता बेहतर बनने की तो कोशिश तो सफल हो सकता था, लेकिन वह कोशिश ही नहीं किया। ठीक है। उद्योगों के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के एक शताब्दी बाद भी रूस प्रायः उद्योग विहीन था। कुटीर उद्योग में केवल स्थानीय या राजधानी की आवश्यकता की चीज़ें बनी पाती थी। कहने का अर्थ राजधानी जो थी ना वहाँ पर उसमें क्या बनता था, उद्योग विहीन था। कुटीर उद्योग में केवल स्थानीय या राजधानी की आवश्यकता की चीज़ें बन पाती थी, मतलब जो आवश्यक है राजधानी में वही बन पाती थी, है ना। कुटीर मतलब कि छोटा चीज़, छोटे स्तर पर। रूस का आयात व्यापार निर्यात से बहुत अधिक था। रूस का जो आयात था वह व्यापार निर्यात से बहुत अधिक था, इसलिए वह पश्चिमी यूरोप पर पूरी तरह निर्भर था। 19वीं शताब्दी के अंत में जब पश्चिमी रूस में उद्योग लगे तो उनके मजदूरों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वे अत्यंत कठिन नियमों, कम मजदूरी और दमन के शिकार थे। ऐसी हालात में उद्योगों का अपेक्षित विकास तो हो ही नहीं रहा था, मजदूरों में बुरी तरह असंतोष भी व्याप्त हो रहा था। ऐसी आर्थिक स्थिति को एक बहुत बड़ी सेना और निरंतर युद्धों का खर्च बर्दाश्त करना पड़ता था। 17वीं शताब्दी के अंत से ही युद्धों का सिलसिला टूटा नहीं। युद्धों कहने का अर्थ है युद्ध हो या ना हो, जारों की सैन्यवादी नीति हमेशा युद्ध स्तर पर तैयार रहने की थी, यानी कि वो अपने सेना को हमेशा तैयार रखता था। जारों, ठीक है, जार जो इतिहासकार था वहाँ का, यानी कि शासक बोल सकते हैं उसको,
ठीक है। इससे आर्थिक ढांचा और अधिक लड़खड़ा रहा था। ऐसी भयावह और खोखली आंतरिक स्थिति के बावजूद रूस की महानता का ढिंढोरा पीटा जा रहा। नेपोलियन के प्रभाव, कहने का अर्थ है नेपोलियन के प्रभाव में रूस ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उससे हर रूसी गौरवान्वित हुआ था। तत्कालीन रूस का सबसे जीवंत दस्तावेज तालस्ताय का उपन्यास युद्ध और शांति। तालस्ताय का तत्कालीन रूस का जो सबसे बड़ा जीवंत दस्तावेज था ना, वह क्या था? तालस्ताय का उपन्यास में लिखा था युद्ध और शांति। रूस के बढ़ते स्वाभिमान का परिचयक है। बाद में रूस का बाल्कन में बढ़ता महत्व क्रीमिया में पराजित होने के बाद भी घटा नहीं। तुर्की को बराबर पराजित कर रूस अपना गौरव बढ़ाता रहा था। ठीक। बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क द्वारा चले जाने के बाद रूस अकेला पड़ता जा रहा था। ये बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क द्वारा जो था वह रूस को मैंने कंगाल कर दिया था। उसको जो हिस्सा था वह भी छीन लिया गया था, उसको छल दिया गया था, है ना। अकेला वो, तभी से वह रूस बहुत अकेला महसूस करता था। लेकिन जनता इससे अनभिज्ञ थी। 20वीं शताब्दी शुरू होते होते उसे फ्रांस की मैत्री प्राप्त हो गई थी, मैंने उसका दोस्ती होगी फ्रांस से रूस की, और वह अस्वस्थ होने लगा था। मैंने कि वह धीरे धीरे अपनी जो अवस्थाएं थी वह सुधारने की कोशिश करने लगे। लेकिन 1905 में रूस को अपने इतिहास का पहला बड़ा झटका लगा। ठीक। पूर्व में रूस का विस्तार सारे उत्तरी एशिया पर छा गया था और अब उसकी सीमाएं प्रशांत महासागर तक पहुंच गई थी। अब उसके सामने जापान सागर के उस पार नवोदित जापान था, जो जनसंख्या और उद्योगों के विकास के साथ विस्तारवादी नीति अपनाने पर मजबूर था। उसने चीन को परास्त करके अपनी ताकत बढ़ा ली और चीन के उत्तरी क्षेत्रों पर हावी होता जा रहा था। अब जापान और रूस के हित टकराने लगे थे। जापान के लिए रूस से संघर्ष किए बिना इस क्षेत्र में पैर जमाना मुश्किल था। हजारों मील दूर राजधानी में बैठे जार और रूसी सेना जापान की शक्ति से परिचित नहीं थे। ठीक। फलतः रूस एक ऐसे युद्ध में कूद पड़ा जिसके लिए वह किसी भी तरह पहले से तैयार नहीं था। कई हजार मील की यात्रा कर रूसी सेनाएं जब पूर्व क्षेत्र तक पहुंचती तो वे पहले से ही थकी हारी होती थी। ऐसी सेना को परास्त करना जापान के लिए कठिन नहीं था। ठीक है। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। सुदूर पूर्व की इस पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटे हाल रूसी सैनिक जब लौटे तो सारा देश अस्तबद्ध था। क्या था? अचंभा हो गया, है ना। महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस यूरोप में ही नहीं एशिया में भी पराजित हुआ, और वह भी एक छोटे और अपोछताए अज्ञात देश से। मैंने कि वह जापान रूस में विख्यात नहीं था, बड़ी शक्तिशाली नहीं था, और वह उससे मैंने कि पराजित होकर के रिटर्न आ गया। इस पराजय ने असंतोष को विस्फोट का अवसर दिया और रूस में पहली बार एक उदारवादी क्रांति हुई, जिसकी प्रमुख मांग एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और शासन को उदार बनाना था। यह रूस के जागते हुए मध्य वर्ग का दबाव था और जार को प्रतिकूल स्थितियों में भी यह मांग स्वीकार करनी पड़ी। रूस में पहली बार एक पार्लियामेंट की स्थापना हुई और रूस पश्चिमी यूरोप के शासन तंत्र की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जार निकोलस इस नई स्थितियों को स्वीकार नहीं कर रहा था। सभा को बार बार भंग किया जाता और बार बार वह पहले से अधिक संघर्ष की मुद्रा अपना लेती थी। ठीक है। इस संघर्ष की मुद्रा के पीछे वह वैचारिक तैयारियां थी जो धीरे धीरे रूस के नगरों से गांव तक फैल चुकी थी। मैक्सिमम गोर्की के विख्यात उपन्यास मां में उन तैयारियों की स्पष्ट झलक मिलती है। गांव तक
में गुप्त संगठन कार्यरत थे और विद्रोह की आग सुलगने लगी थी। यद्यपि रूस का मध्यवर्ग केवल उदारवादी परिवर्तन चाह रहा था ताकि सत्ता उसके हाथ में बनी रहे। तथापि वास्तविक संगठन समाजवादी के हाथ में आता जा रहा था। मार्क्स की जन्मभूमि जर्मनी में ही वैज्ञानिक समाजवाद का विचार पैदा हुआ था, लेकिन बिस्मार्क की कठोर नीतियों के कारण उसका प्रभाव जर्मनी से बाहर के देशों में ही बढ़ पाया। इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में मजदूर संगठनों पर मार्क्स के अनुयायियों का प्रभाव था। 1870 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद कुछ महीनों के लिए पेरिस कम्यून ने मार्क्स के विचारों को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था। इन कम्यूनों के समाप्त होने के बाद भी समाजवादियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन फैलता जा रहा और मार्क्स तथा एंजल्स में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन वास्तव में दुनिया के मजदूरों को एक कर रहा था। ठीक है, एक कर रहा था, हमने जूता बना रहा था। मार्क्स को वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा की अनिवार्य विजय के सिद्धांत का हम अध्ययन कर चुके हैं। यद्यपि रूस में मजदूरों की संख्या बहुत नहीं थी और वह विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां अनुकूल हो, फिर भी रूस में मार्क्स के अनुयायी बढ़ रहे थे। उन्होंने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया और उनका संगठन बढ़ रहा था। प्रतिबंधों के बावजूद उनके अखबार और पर्चे निकलते थे और छोटी छोटी समितियों के माध्यम से उनका राष्ट्रव्यापी संगठन बनता जा रहा था। उन्होंने प्रतिनिधि सभा की मांग के संबंध में मध्य वर्ग के आंदोलन के साथ साथ सहयोग भी किया था। ठीक है, कहने का अर्थ है जो उससे मदद मांगता हुआ रूस उसको अवश्य मदद करता था। तो दोस्तों, यह था मेरा रूस के प्रति फर्स्ट पार्ट का वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।